हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की टर्म्स करने जा रहे हैं। ये टर्म्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, आपके एमसीक्यू में और डेफिनेशन के फॉर्म में। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। मार्केट सेगमेंट। देखो, शेयर मार्केट हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। वहां पर बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को शेयर्स में डील करते हैं, सिक्योरिटीज में डील करते हैं, बॉन्ड्स में डील करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको शेयर्स बेचने तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट का यूज करना पड़ेगा। द शेयर मार्केट इन इंडिया इज लाइक अ बिग मार्केट प्लेस। शेयर मार्केट इंडिया की एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी, जहां पर बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदते भी हैं और बेचते भी है। अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी मार्केट की, तो ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट, देखो गवर्नमेंट या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है। तो जब कोई भी कंपनी और गवर्नमेंट अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है तो उनको एक ऐसी मार्केट चाहिए जहां पर वो पब्लिक को इनवाइट कर सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है फर्स्ट टाइम शेयर्स को लॉन्च करना, पब्लिक को इनवाइट करना, ये सारा का सारा प्राइमरी मार्केट में होता है। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर द कंपनीज और गवर्नमेंट इशू न्यू सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक और बॉन्ड। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पर गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है अपने नए शेयर्स वगैरह को इशू करती है ताकि पब्लिक जो है उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सके। प्राइमरी मार्केट हमारी दो तरीके की होती है, एक होते हैं पब्लिक इशू और एक होते हैं हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं पब्लिक इशू की बात करता हूं तो जब किसी कंपनी के फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू हुए, चाहे वो गवर्नमेंट के हुए, अगर उनको 49 से ज्यादा इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, दैट मींस मोर देन 49 पीपल जो है उनके शेयर्स या बॉन्ड को खरीदते हैं, तो ये हमारा पब्लिक इशू हो जाता है। लेकिन अगर यही 49 से कम इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो हम इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। द कंपनी ऑफर इट शेयर्स और बॉन्ड टू स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल ओनली अप टू 49 पीपल, दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकेंडरी मार्केट, देखिएगा प्राइमरी मार्केट के अंदर आप लोगों ने शेयर्स तो खरीद लिए, अब आप उन्हें बेचना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी उनको खरीदना चाहती है, तो ऑलरेडी बॉट शेयर्स को बेचने के लिए हमारे पास एक दूसरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट। द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहां पर हमारे ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर्स को बेचा जाता है और कोई दूसरी पार्टी उनको खरीद के पैसे इन्वेस्ट करती है। नाउ द टॉपिक इज इंडेक्स। देखिए, आप लोगों ने एरो बहुत बार देखा है। एन इंडेक्स इन द स्टॉक मार्केट इज अ मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टॉक। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती है, लेकिन उनमें से हमने टॉप कंपनीज को उठाया विद सेक्टर, मतलब हमने कुछ सेक्टर बनाए और हर सेक्टर की टॉप कंपनीज उठाए। उन कंपनीज के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग ये इंडेक्स बनाते हैं। ये इंडेक्स एक तरीके से शेयर मार्केट की सभी कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सभी कंपनीज का परफॉर्मेंस बताता है। लेकिन यहाँ पर मेजर पॉइंट ये है कि अगर कभी शेयर मार्केट का इंडेक्स अपलिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी शेयर मार्केट की कंपनीज जो है अपलिफ्ट हो रही है, सबके शेयर्स के रेट राइज हो रहे हैं। मतलब मोर ओवर ज्यादातर शेयर्स के रेट राइज हो रहे हैं, कुछ के ही कम हो रहे हैं। तो अगर ये एरो अपवर्ड जा रहा है इसका मतलब ज्यादातर कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, और अगर ये एरो डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब ज्यादातर कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं। कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। एन इंडेक्स इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक दैट रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। ये जो हमारा इंडेक्स होता है ये पूरी की पूरी शेयर मार्केट की सभी कंपनीज का नहीं होता, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का होता है। हम लोग इंडिया में ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 को बेस मानकर करते हैं। निफ्टी 50 कंसिस्ट ऑफ 50 मेजर कंपनीज। निफ्टी 50 में 50 मेजर कंपनीज हैं लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये जितनी भी 50 मेजर कंपनीज हैं ये सभी की सभी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इंडेक्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ दीज सेलेक्टेड स्टॉक। अब देखिएगा, ये जो हमारा इंडेक्स होता है ये जितनी भी 50 कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इट शोज वेदर द ओवरऑल मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन। इंडेक्स हमें ये बताता है कि मार्केट के ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स अपलिफ्ट हो रहे हैं, अपसाइड जा रहे हैं, या ये डाउनसाइड आ रहे हैं। बेंचमार्क। इन्वेस्टर यूज इंडाइसेस एज बेंचमार्क टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ इन्वेस्टर हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जिनको शेयर मार्केट की बहुत डीप नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस इंडेक्स के एरो को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर पोर्टफोलियो रिटर्न इज बेटर देन द सेंसेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंसेक्स का रिटर्न है 16%
और इन हस्बैंड वाइफ का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 18%। तो इसका मतलब इन हस्बैंड वाइफ का जो पोर्टफोलियो है वो इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है। व्हाई इंडेक्स मैटर? एक्चुअली ये इंडेक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट इज मार्केट हेल्थ। इंडेक्स शोज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्टॉक मार्केट। इंडेक्स जो होता है हमें शेयर मार्केट की हेल्थ का बताता है। हेल्थ का मतलब क्या हो गया? इफ द सेंसेक्स और निफ्टी इज राइजिंग, इट जनरली मीन दैट द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल। अगर ये इंडेक्स हमारा अपलिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब शेयर मार्केट अच्छा कर रही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर यूज दिस इंडेक्स टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इस एरो को देखते हुए, इस इंडेक्स को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the nifty is performing well, investor might be here confined in buying stock। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर ये आपका एरो अपलिफ्ट है, ये इंडेक्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस में कि शेयर मार्केट अच्छा कर रही है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, बेसिकली शेयर मार्केट में तीन तरीके की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल साइज और मिड कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, अमूमन हम मान के चलते हैं 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। मिड कैप वो होती है जिनकी कैपिटल 5-7 हजार से लेकर 15 या 20 हजार करोड़ के बीच की होती है, और स्मॉल कैप जिनकी कैपिटल 5-7 हजार करोड़ से कम होती है। एक्चुअली ये जो कैपिटल होती है ये एक तरीका होता है कंपनी के साइज को मेजर करने का। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्लोजिंग शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी शेयर प्राइस इज ₹100 एंड इट हैज 1 मिलियन शेयर्स, इट्स मार्केट कैप इज 100 मिलियन। मतलब एक कंपनी के पास 1 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू ₹100 है। अब 1 मिलियन शेयर ₹100, दैट मींस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 मिलियन की। टाइप्स ऑफ कंपनीज बाय मार्केट कैप, लार्ज कंपनीज, दीज आर द बिग और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। ये बहुत बड़ी हमारी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा कैपिटल लगा हुआ होता है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। मिड कैप, दीज आर द मीडियम साइज कंपनीज जो अभी ग्रोइंग स्टेज पर होती हैं, एंड स्मॉल कैप, दीज आर द स्मॉल कंपनीज विद पोटेंशियल फॉर ग्रोथ बट हैव हाई रिस्क। अब स्मॉल कैप कंपनीज के पास ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका रिस्क भी हाई होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, the market capitalization ratio is a valuable tool for assessing the relative size and the valuation of companies and overall stock market। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में एक कंपनी की कैपिटल का क्या रेशियो है, इसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो से मेजर करते हैं। टर्नओवर, देखिएगा टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल करना। यहां पर शेयर मार्केट में भी टर्नओवर का मतलब होता है शेयर्स को बेचना। टर्नओवर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, stock, bond, derivative trading on the exchange within a specific period, usually a day or a year। नॉर्मली एक साल में या एक दिन में शेयर मार्केट में कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए, इसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके के टर्नओवर होते हैं। डेली टर्नओवर, दिस इंडिकेट द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट अकर ऑन एनएससी ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। एक दिन में शेयर मार्केट में कितने शेयर्स को बेचा गया है या खरीदा गया है, इसको हम लोग डेली टर्नओवर कहते हैं। एनुअल टर्नओवर, दिस रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। और एक साल में शेयर मार्केट में कितने हमने शेयर्स को खरीदा बेचा है, इसे हम लोग एनुअल टर्नओवर कहते हैं। अब अगर मैं टर्नओवर रेशियो निकालता हूं, इफ अ कंपनी हैज एन एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 100,000 करोड़, एक कंपनी की शेयर मार्केट में 1000 करोड़ की कैपिटल वर्थ है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर ट्रेडेड ओवर इज 500 करोड़। 1000 करोड़ में से उस कंपनी के 500 करोड़ की जो है शेयर्स की डील हुई है एक साल में। इसका मतलब स्टॉक का जो टर्नओवर है वो है 0.5। दिस मींस हाफ ऑफ द कंपनीज मार्केट कैप वाज ट्रेडेड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी की टोटल कैपिटल है 1000 करोड़, उसमें से 500 करोड़ के शेयर्स बिक गए। इसका मतलब कंपनी के कैपिटल का 50% मार्केट में ट्रेड हुआ है। नाउ द टॉपिक इज प्रोडक्ट। देखिएगा जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऑफ कोर्स वहां से हम कोई ना कोई तो प्रोडक्ट खरीदते होंगे, चाहे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदें, शेयर्स को खरीदें या डिबेंचर्स को खरीदें। तो जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीद के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट रीएलोकेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर। फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंडा क्या है? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सेवर्स हैं, उनसे पैसा लो और बड़ी बड़ी कंपनीज में वो पैसा लगा दो। सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट बाय द वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएटली थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब ये जो पैसा लगाया जाता है इसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं।
सिक्योरिटीज आर बेसिकली शेयर्स इन अ कंपनीज बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं या बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। दे हेल्प पीपल इन्वेस्ट देयर सेविंग एंड पोटेंशियली मेक मोर मनी ओवर टाइम। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर होता है इन प्रोडक्ट्स में पैसा क्यों लगाता है? ताकि समय के साथ साथ उसका पैसा शेयर मार्केट में ग्रो हो सके। अब अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट की बात करता हूं तो हमारे 3 तरीके के हैं: इन्वेस्टर, इशुअर, इंटरमीडिएटरीज। इन्वेस्टर जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इशुअर कंपनीज जो लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, इंटरमीडिएटरीज शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज में हम पैसा लगाना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, बट इन दोनों के बीच में एक ब्रोकर होता है, वो एक तरीके से इन्वेस्टर और कंपनी के बीच का लिंक होता है, तो उनको हम लोग इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। अगर मैं मार्केट सेगमेंट की बात करता हूँ, मतलब शेयर मार्केट में भी फर्दर मार्केट कितने टाइप्स की होती है, ये जो मार्केट सेगमेंट है कितने टाइप का होता है, तो ये हमारा 4 टाइप्स का होता है: होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव। होलसेल डेट मार्केट, एक्चुअली ये मार्केट जून 1994 में स्टार्ट हुई थी। ये वो मार्केट है जिसके अंदर हम डेप्ट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। अब यहाँ पर इस डेप्ट सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट क्या हैं जिसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। कैपिटल मार्केट, दिस सेगमेंट ऑपरेट यूजिंग द नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेड नीड सिस्टम। एक्चुअली नवंबर 1994 से जो हमारी शेयर मार्केट है वो ऑनलाइन मोड पर आ गई थी, मतलब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया था। विच इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ये अपने आप में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जो आज की डेट में भी आप लोग करते हैं। मतलब आप अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे शेयर मार्केट में कितने भी शेयर बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। हियर यू कैन ट्रेड वेरियस सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, वारंट्स एंड डिबेंचर ऑन कंप्यूटर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, ये मार्केट हमारी जून 2000 के अंदर स्टार्ट हुई थी। In this market, investor can trade in derivative which can contract based on the value of underlying assets. For example, include index future. इस मार्केट में आप फ्यूचर के डेरिवेटिव्स में डील कर सकते हैं, मतलब आज के रेट पे आप फ्यूचर की कोई भी डील कर सकते हैं। ऐसी मार्केट हमारी जून 2000 में स्टार्ट हुई थी। आपको नहीं लगता ये मार्केट हमारे लिए एक डोरेमोन के गैजेट के जैसा है जिसमें हम टाइम मशीन के जैसे फ्यूचर की डील कर सकते हैं? करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट अगस्त 29, 2008 में स्टार्ट हुई थी। This segment deal with the trade in currency derivative. Actually ये जो मार्केट है अब आपकी करेंसीज में डील कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के अंदर डील करना स्टार्ट करा था। बाद में यूरो, इंडियन रुपी, पौंड, इंडियन रुपी, जापानीज, इंडियन रुपी के अंदर डील करना शुरू करा। और ये हमारा जापानीज और इंडियन रुपी जो है अगस्त 31, 2009 से स्टार्ट हुआ है। नाउ द टॉपिक इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। देखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं या मोबाइल का यूज करते हैं और आप अपनी डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। अर्लियर ट्रेड यूज टू ट्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या होता था, अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा, जितने भी बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आपके सेलर हैं, वो सारे के सारे इस तरीके से मार्केट में पहुंचते थे। इसको हम लोग आउटक्राई सिस्टम कहते थे। वहां पर जाके सबके सब लोग एक दूसरे से मिलते थे और शेयर्स को खरीदते और बेचते थे। लेकिन आज ऊपर वाली पिक्चर में देखें, हम लोग जो हैं एक एडवांस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर रेट देख रहे हैं और अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से इस डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। नाउ विद द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक एनएससी, बीएससी, ट्रांजैक्शंस आर फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सारी डील जो है आज के डेट में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पर है। ये कहीं ना कहीं फास्ट और ट्रांसपेरेंट है। ट्रेडिंग साइकिल, ये ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है? देखिएगा, ट्रेडिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, आपने एक बार ऑर्डर दिया और उसके बाद शेयर्स आपके अकाउंट में आ रहे हैं या पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। ये जो साइकिल होता है ऑर्डर देने से लेकर शेयर्स की डिलीवरी तक का, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल इज द टाइम टेकन फॉर ट्रेड टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेटलमेंट। आपने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बाद जब आपके शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं, ये जो सेटलमेंट होता है, पैसे देकर शेयर आ जाना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकिल। एक्चुअली पहले जो ट्रेडिंग साइकिल होता था वो 14 डेज से 30 डेज के बीच में होता था। मतलब अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे तो 14 से 30 दिन लगते थे इस पूरे के पूरे ट्रेड को फाइनलाइज होने में, ऑर्डर देने से लेके शेयर्स की डिलीवरी तक। लेकिन दिसंबर 2001 से रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम को शुरू किया गया। वहां पर पहले टाइम पीरियड था T+5। देखिएगा, टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे, वो दिन जिस दिन आपने ऑर्डर दिया, +5 मतलब अगले 5 वर्किंग डे जब ये शेयर्स आपको डिलीवर हो गए। बाद में इसको रिड्यूस करके T+3 कर दिया गया, लेकिन 2003 अप्रैल से ये हमारा T+2 हो गया।
मतलब अगर आप मंडे में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ट्यूसडे और वेनेसडे, अगले 2 दिन में वेनेसडे तक आपके पास शेयर्स आ जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। नाउ द टॉपिक इज डीम्यूचुअलाइजेशन। देखिएगा डीम्यूचुअलाइजेशन होता क्या था, पहले के टाइम पर क्या होता था, डीम्यूचुअलाइजेशन से पहले जो ब्रोकर थे या कोई भी ऑनर था वो ही यहाँ पर शेयर मार्केट को मैनेज करता था। बड़ी शॉकिंग बात है, उसके 2 रोल होते थे, ऑनर होने का भी वो रोल प्ले करता था और मैनेज करने से रिलेटेड सारे के सारे मैनेजमेंट रूल भी वो देखता था। लेकिन डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद ऑनरशिप कुछ और हो गई है और जो मैनेजमेंट बॉडी है वो एक प्रोफेशनल बॉडी हो गई है, वो कोई और ग्रुप हो गया। डीम्यूचुअलाइजेशन मींस सेपरेटिंग ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर ऑनरशिप और मैनेजमेंट को 2 अलग-अलग बॉडी बनाना, दैट इज नोन एज डीम्यूचुअलाइजेशन। अगर हम एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज अ म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बाय ब्रोकर हु वर आल्सो मेंबर। डीम्यूचुअलाइजेशन से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स थे वो ब्रोकर होने के नाते शेयर्स का खरीदना बेचना तो करते थे, लेकिन वो उसके साथ उसे मैनेज भी करते थे। These members had dual role. They own and exchange and participate in the governance. वो एक तरीके से शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते थे, ऑनर तो थे ही थे, इसके अलावा वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते थे। 2005 के बाद डीम्यूचुअलाइजेशन को जब खत्म किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम अ कॉर्पोरेट एंटिटी एंड इट्स ओनरशिप वाज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट। अब ऑनर अलग हो गया और मैनेजमेंट ग्रुप अलग हो गया। शेयर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर ऑफर्ड टू पब्लिक इन्वेस्टर्स थ्रू एन आईपीओ, allowing external stakeholder to own part of the exchange। अब यहाँ पर शेयर्स जो आईपीओ के थ्रू लॉन्च किए गए कि ताकि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर सकें, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट बॉडी को अलग रखा गया है जो ऑपरेशंस और इसके अलावा जितने भी वर्क है मैनेजमेंट के वो बहुत ही इम्पार्शियलिटी से और एफिशिएंसी से देखती है। डीमेटलाइजेशन, देखिएगा आपके सामने ये डिस्प्ले पर एक शेयर सर्टिफिकेट है। पहले क्या होता था, जब ये ऑनलाइन का कल्चर नहीं था, हमारे पास कोई भी वर्चुअल शेयर्स नहीं होते थे, तो हम लोग जब भी कभी शेयर्स खरीदते थे तो इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट हमें मिलता था। लेकिन आज के डेट में ये जो फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर है इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच इज नोन एज डीमेटलाइजेशन। इन्वेस्टर यूज टू होल्ड फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, इन्वेस्टर्स के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, अब डीमेटलाइजेशन की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, हमारी शेयर मार्केट जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अपने दरवाजे खोल बैठी है। मतलब अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या कोई फॉरेन कंपनी है, वो हमारी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपनिंग अप इंडियन मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर, आज की डेट में हमारी इंडियन मार्केट जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बाहें फैलाकर खड़ी है, अपने दरवाजे खोल दिए कि आओ और हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो। एंड इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, हो कहीं ना कहीं इससे इंडियन मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं वो आज के डेट में शेयर मार्केट में इन्वाइटेड हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे हमारे मार्केट की डेप्थ तो बढ़ी रही है और इसके अलावा इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। लॉन्च ऑफ करेंसी फ्यूचर, देखिएगा करेंसी फ्यूचर आर द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल करेंसीज एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अगर हम कभी कोई भी करेंसी को फ्यूचर डेट पर बेचने के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं करेंसी फ्यूचर। अगस्त 29, 2008 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करेंसी फ्यूचर को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ये इंडियन रुपी और अमेरिकन डॉलर के बीच में था, बाद में यूरो और इंडियन रुपी पौंड में हुआ और जापानीज येन और इंडियन रुपी में भी ये हुआ। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी शेयर मार्केट में लॉन्च हुए। देखिए पहले क्या होता था, कोई कंपनी ग्रो कर रही है और उसने कोई लोन ले रखा है या कोई कंपनी डाउनफॉल पर भी जा सकती है, तो बहुत बार इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत ग्लिच रहता था। तो इस इंटरेस्ट रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को स्टार्ट किया गया। ये जो थे 31 अगस्त 2009 से स्टार्ट हुए थे और इनके लॉन्च होने के बाद से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहीं ना कहीं बैंक्स के रिस्क और इन्वेस्टर्स के जो रिस्क हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हुए हैं। अब स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, देखिएगा आप इन्वेस्टर हैं और आप शेयर मार्केट के थ्रू किसी भी बड़ी कंपनी में शेयर्स पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जाके तो नहीं कहोगे ना हमसे पैसे ले लो। कंपनी और आपके बीच में एक ब्रोकर होगा, वो ब्रोकर आपसे पैसे लेगा और कंपनी को देगा और कंपनी से शेयर्स लेकर वो आपको देगा। और इसी के वाइस वर्सा में जब आप शेयर्स को बेचेंगे तो वो आपसे शेयर ले जाकर किसी दूसरे को बेचेगा और उनसे पैसे लाकर आपको देगा और इन सब ट्रांजैक्शंस में वो अपना कमीशन लेगा। तो ऐसे लोग जो ये सारा का सारा काम करते हैं
और उसमें अपना कमीशन चार्ज करते हैं सेल परचेज में, उन्हें हम लोग स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर इज द मिडलमैन हु हेल्प क्लाइंट बाइंग एंड सेल सिक्योरिटीज। स्टॉक ब्रोकर वो होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को शेयर्स को खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। यहाँ पर कोई भी XYZ आपके पास आके ये नहीं कह सकता मैं स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं आपके शेयर्स को खरीदवाना और बेचूंगा। हो सकता है वो एक फेक पर्सन हो, उसके लिए क्या है वो सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। NSE मेंबरशिप, देखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो देयर इज नो एग्जिट और एंट्री बैरियर इन द मेंबरशिप। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी मेंबर बन सकता है। एनीबडी कैन बिकम अ मेंबर बाय कंप्लाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बन सकता है, हाँ उसको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। एंड एग्जिट बाय सरेंडरिंग मेंबरशिप, और वो कभी भी अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करके बाहर भी आ सकते हैं। एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 हम लोग किन पर्संस को एलिजिबल मानते हैं शेयर मार्केट में मेंबर होने के लिए? कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन वो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक की सब्सिडीज, और इसके अलावा बैंक जो करेंसी डेरिवेटिव्स में किस सेगमेंट में। नाउ द टॉपिक इज टाइप ऑफ मेंबरशिप। देखिएगा शेयर मार्केट में दो तरीके की मेंबरशिप होती है, नॉर्मल और अल्फा। दिस टाइप अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन। अगर हम नॉर्मल मेंबरशिप लेते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड बिजनेस एक्सपेंशन होता है। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आपके घर पे कोई वाईफाई कनेक्शन है और आपने उसका सबसे महंगे वाला रिचार्ज कराया, उसमें आपके पास अनलिमिटेड OTT चैनल्स है और आपके पास स्पीड भी अनलिमिटेड है। सेम हमारा नॉर्मल मेंबरशिप में होता है। स्टॉक ब्रोकर विद नॉर्मल मेंबरशिप कैन एंगेज इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जिन स्टॉक ब्रोकर्स के पास ये नॉर्मल मेंबरशिप होती है वो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज में डील कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। हम सपोज करते हैं एक्स सिक्योरिटीज है, ये एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने नॉर्मल मेंबरशिप को लिया हुआ है। एज नॉर्मल मेंबर एक्स सिक्योरिटीज के पास पूरा एक्सेस है शेयर मार्केट के सभी सेगमेंट का, चाहे वो इक्विटीज में डील करें, डेरिवेटिव्स में डील करें या करेंसी मार्केट में डील करें। दे एक्सिक्यूट ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, मैनेज पोर्टफोलियो। अब चूंकि इनके पास नॉर्मल मेंबरशिप है तो ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पर डील भी कर सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे सकते हैं। अल्फा मेंबरशिप, दिस मेंबरशिप इज डिजाइन्ड फॉर फोकसिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विद लिमिटेड क्लाइंट। नॉर्मली ये जो मेंबर है इनके पास हमेशा लिमिटेड क्लाइंट होते हैं। मतलब अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेंबरशिप को शेयर मार्केट में तो आपके लिए अल्फा मेंबरशिप बेटर है, क्योंकि नॉर्मल में तो रेंज बहुत वाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के राइट्स मिलते हैं। लिमिटेड क्लाइंट के स्केल पर ये बहुत बेस्ट माना जाता है। दे मे हैव ए स्मॉलर क्लाइंट एंड फोकस मोर ऑन ट्रेडिंग फॉर देयर ओन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग मेंबर एंड ब्रोकर, एक शॉपकीपर है, आप इमेजिन करिएगा वो आपको कपड़ा बेचता है तो मतलब वो कपड़ा सस्ता लाएगा और आपको महंगा बेचेगा, बीच का प्रॉफिट वो जनरेट करेगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होगा कि आप उससे कोई पर्टिकुलर क्लोथ की डिमांड करेंगे तो वो आपको लाकर देगा और उसका कमीशन चार्ज करेगा। बिल्कुल ही ये काम ट्रेडिंग मेंबर करते हैं। एंटिटीज ऑथराइज्ड टू ट्रेड डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज, ये वो एंटिटीज होती हैं जो ट्रेड कर सकती हैं शेयर मार्केट में डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ और क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पर भी और अपने आप भी। जबकि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो सिर्फ क्लाइंट के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं और सिर्फ उसका कमीशन लेते हैं। मेंबरशिप की बात करता हूं तो ट्रेडिंग मेंबर जो होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहीं ना कहीं मेंबर होने चाहिए। जबकि स्टॉक ब्रोकर जो है ये किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हो सकते हैं या ये ट्रेडिंग मेंबर के भी मेंबर हो सकते हैं। HDFC सिक्योरिटी और कोटक सिक्योरिटीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स इन इंडिया। HDFC और कोटक सिक्योरिटीज जो है इंडिया में ट्रेडिंग मेंबर का बेस्ट एग्जांपल है। दे एग्जीक्यूट ट्रेड डायरेक्टली ऑन NSE एंड BSE। ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में अपना बिजनेस जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि जो एक्स ब्रोकिंग है ये क्लाइंट के बेस पे सेल परचेज करती है और बीच का कमीशन चार्ज करते हैं। अब अगर मैं मेंबरशिप के डिफरेंट टाइप्स की बात करता हूं तो हमारे पास ट्रेडिंग मेंबरशिप होती है, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। हमारी ये टोटल 4 टाइप्स की मेंबरशिप होती है। सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप एट NSE, मतलब अगर कभी किसी फर्म को ये लगता है कि मैं शेयर मार्केट का बिजनेस नहीं कर सकता हूं तो वो अपनी मेंबरशिप को कैसे सरेंडर करता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं XYZ सिक्योरिटी का, डिसाइड टू सरेंडर इट्स ट्रेडिंग मेंबरशिप एट NSE। XYZ सिक्योरिटी ने डिसाइड किया कि मैं शेयर मार्केट में अपनी मेंबरशिप को सरेंडर कर देता हूं। अब सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, ये सबमिट करेंगे एक रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सचेंज में, एंश्योर ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर क्लियर।
अब जब ये अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो तब तक इनके जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जानी चाहिए। द एक्सचेंज रिव्यू देयर एप्लीकेशन, एक्सचेंज जो इनकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। कंसीडरिंग फैक्टर लाइक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टर्स क्लेम, उसके बाद वो ये देखेंगे कि जो फर्म अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर रही है कहीं उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यू तो नहीं है, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, या कोई इन्वेस्टर्स का क्लेम तो नहीं है। अपॉन अप्रूवल XYZ सिक्योरिटी कैन नॉट रीअप्लाई फॉर मेंबरशिप फॉर 1 ईयर। लेकिन एक बार अगर आपकी मेंबरशिप जो आप सरेंडर कर रहे हैं उस पर एक्सेप्टेंस आ गई तो आप दोबारा 1 साल से पहले रिज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दे प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वेस्ट इक्विपमेंट, रिट्राइव फ्रॉम एक्सचेंज, अ पब्लिक नोटिफिकेशन इश्यूड फॉर क्लेम्स अगेंस्ट XYZ सिक्योरिटी। होता गया है कि जब शेयर मार्केट जो है सरेंडर का लेटर फाइनलाइज करने से पहले XYZ के अगेंस्ट जो है एक पब्लिक नोटिफिकेशन देगी न्यूज़पेपर में या कहीं भी कि अगर किसी का कोई भी ड्यू है उसे सेटल कर लिया जाए। If any amount remain outstanding, XYZ security must pay it within 21 days to avoid further consequences. और अगर कोई भी क्लेम रेज होता है तो वो क्लेम 21 डेज के अंदर अंदर XYZ जो है पूरा फुलफिल करेगी। देखिएगा सस्पेंशन और एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर किसी स्कूल से हम किसी बच्चे को सस्पेंड कर देते तो होता क्या है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो बच्चा दोबारा से आ जाता है। लेकिन अगर किसी को एक्सपेल कर दिया तो वो परमानेंट स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। सेम यहां पर होता है। नॉर्मली शेयर मार्केट में सस्पेंशन तब होता है जब कोई भी फर्म जो है कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाती, लाइक उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल नहीं हो पाया, उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे वो रिन्यूअल की फीस जमा कराएंगे सस्पेंशन उनको दोबारा से खत्म करके उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। यहां पर लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपल्शन की तो वहां पर एक बार अगर कोई एक्सपेल हो गया तो वो परमानेंट एक्सपेल कर दिया जाता है। टेम्परेरी स्टॉपिंग मेंबरशिप और यहाँ पे परमानेंट रिमूव हो जाता है। ड्यूरेशन टेम्परेरी है और ये परमानेंट है। कॉज नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, जब आप कोई रेगुलेशंस वगैरह पूरे नहीं करते हैं लेकिन आप उसको कुछ टाइम बाद रेक्टिफाई करके अपना सस्पेंशन हटा सकते हैं। जबकि यहाँ पर रिपीटेड आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तब आपको परमानेंट बाहर कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, मेंबर्स फेल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टेम्परेरी, आपके जो मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टेम्परेरी नहीं मीट आउट कर पाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। मेंबर्स एंगेज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, और पता लगता है कि कोई मेंबर्स फ्रॉड में एंगेज हैं तो उन्हें एक्सपेल किया जाएगा। अब अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूं तो ये दो तरीके के सस्पेंशन होते हैं, मेंबरशिप का और बिजनेस फॉर्म्स का। कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन, अगर किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। लूज ऑल राइट्स एंड प्रिविलेज मेंबरशिप, अगर हम किसी को सस्पेंड कर देते तो मेंबरशिप के जितने भी राइट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कैन नॉट अटेंड और वोट इन मीटिंग, वो किसी भी मीटिंग में नहीं जा सकते, ना ही वो वोटिंग कर पाएंगे सस्पेंड होने के बाद। राइट्स ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स राइट रिमेन अनअफेक्टेड, देखिएगा जिन लोगों ने पैसा लेना है सस्पेंडेड फर्म से वो पैसा तो लेंगे, मतलब क्रेडिटर्स के राइट जो है अनअफेक्टेड रहेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट कंप्लीट ऑल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सस्पेंड होने के बाद भी जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है उन सबको आप पूरा करेंगे। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, कैन नॉट कंडक्ट न्यू ट्रेड, लेकिन आप कोई नया ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट टू डील, अदर मेंबर्स कैन नॉट डील विद सस्पेंडेड मेंबर, और जितने भी दूसरे मेंबर्स हैं कभी भी सस्पेंडेड मेंबर्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे। देखिएगा अभी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई मेंबरशिप सस्पेंड होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर एक्सपल्शन होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग मेंबरशिप राइट फॉरफिटेड, जितने भी राइट्स होते हैं प्रिविलेजेस होते हैं मेंबरशिप के वो सब के सब खत्म कर दिए जाते हैं। ऑफिस वेकेंट, एक्सपर्ट फर्म को ये कहा जाता है कि वो ऑफिस को खाली कर दे। एनी ऑफिस और पोजीशन हेल्ड बाय द एक्सपर्ट मेंबर बिकम वेकेंट। राइट ऑफ क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड, क्रेडिटर्स के पास पूरा राइट होता है अपना पैसा रिकवर करने का। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सपर्ट मेंबर भी अपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करेंगे। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट टू डील, अदर मेंबर्स कैन नॉट ट्रेड विद एक्सपर्ट मेंबर, और जितने भी एक्सपर्ट मेंबर हैं उनके साथ कोई दूसरी फर्म डील नहीं करेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्टर, रूल्स फॉर डिफॉल्टर एंड द प्रोटेक्शन फंड अप्लाई फॉर एक्सपर्ट मेंबर, यहाँ पर रूल्स फॉर डिफॉल्टर और प्रोटेक्शन फंड का यूज किया जाता है एक्सपर्ट मेंबर्स के लिए। नाउ द टॉपिक इज सब ब्रोकर क्या होता है। देखिएगा हमारे पास ब्रोकर होते हैं जो एक बड़ी फर्म्स होती है, वो अपने हेल्पिंग हैंड के लिए सब ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सबके सब स्टॉक ब्रोकर्स ही इशू करते हैं, मतलब राइटिंग वर्क तो सारा का सारा स्टॉक ब्रोकर का होता है, लेकिन जो सब ब्रोकर होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक ब्रोकर को शेयर को खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। याद रखिएगा
स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर ये दोनों ही सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। सब ब्रोकर जो इंटरमीडिएटरी होते हैं स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट्स के बीच में, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं और हमारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनके बीच में सब ब्रोकर इंटरमीडिएटरी हैं। दे आर एफिलिएटेड विद द ट्रेडिंग मेंबरशिप स्टॉक ब्रोकर। ये जो हमारे सब ब्रोकर होते हैं स्टॉक ब्रोकर से रजिस्टर्ड होते हैं, एफिलिएट होते हैं और इवन देन ये सेबी में भी रजिस्टर्ड होते हैं। हम इमेजिन करते हैं प्रिया इन्वेस्टमेंट जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है और राज ट्रेडर सब ब्रोकर है। रोल क्या है राज ट्रेडर का? राज ट्रेडर हेल्प कर रहे हैं प्रिया इन्वेस्टमेंट को उनके क्लाइंट्स को शेयर्स को खरीदने और बेचने में। एफिलिएशन, राज ट्रेडर विल बी रजिस्टर्ड एंड एफिलिएट ओनली फॉर प्रिया इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर राज ट्रेडर जो है सब ब्रोकर है प्रिया इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ उसी को ही अपनी सर्विसेज देगा, किसी दूसरी फर्म को अपनी सर्विसेज नहीं देगा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, प्रिया इन्वेस्टमेंट द राज ट्रेडर नीड टू सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर जो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, जैसे इनके बीच का कोई भी एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन कर रखा हो सेबी को, रिकमेंडेशन लेटर और प्रूफ ऑफ एड्रेस। कंक्लूजन, देखो स्टॉक ब्रोकर प्रिया ट्रेडर है, राज ट्रेडर उनके एक तरह से सब ब्रोकर है। तो सब ब्रोकर का काम क्या है? जितने भी प्रिया ट्रेडर के क्लाइंट हैं उन सबको बेस्ट सर्विसेज देना और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट प्रिया ब्रोकर के लिए स्टॉक ब्रोकर के लिए लेकर आना। नाउ द टॉपिक इज कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिएगा कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो होता है किसी भी शेयर मार्केट का, वो बहुत कंपलसरी है फॉलो करना। ये किसी एक नॉर्मल प्रोडक्ट का ऐड नहीं है कि जो आप जैसा मर्जी चाहें मार्केट में वो एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। ये एक वो एडवर्टीजमेंट होगा जिससे हम पब्लिक का पैसा इनवाइट कर सकते हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ ऐसे फिक्स स्टेटमेंट्स डाल दें जिससे कि जो भोली भाली इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो उस एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पर ऐसा फेक प्रॉमिस ना हो, इसलिए एडवर्टीजमेंट के कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं। उन नॉर्म्स को फुलफिल करने के बाद ही कोई भी फर्म जो है शेयर मार्केट का एड रिलीज कर सकता है। ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज व्हाइल इशूइंग एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया हैव टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जितने भी ट्रेडिंग मेंबर होते हैं जब वो शेयर मार्केट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसके लिए उन्हें कोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करना होता है। इन परसुएंस ऑफ दैट अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी सबमिटेड टू द एक्सचेंज। देखिएगा एडवर्टाइजमेंट की सबसे पहले कॉपी जो है एक्सचेंज में सबमिट होगी। वहां पर एक्सचेंज जो है उस एड को देखेंगे। एड का पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा पब्लिक में लाने के लिए, मतलब शेयर मार्केट में पहले वो एड अप्रूव होगा उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा। अब एडवर्टीजमेंट मटेरियल में क्या क्या चीजें हो सकती है? नेम ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, जिस भी स्टॉक ब्रोकर का वो एडवर्टीजमेंट है उसका स्टॉक ब्रोकर का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस मेंबर का, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टॉक ब्रोकर की आईडी, ये सब चीजें एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन विच इज एक्यूरेट, फेयर और ट्रू। कोई भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट या कोई भी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी एडवर्टीजमेंट में होगा एक्यूरेट, ट्रू और फेयर स्टेटमेंट ही होंगी। नाउ द थर्ड, एज ए इन्वेस्टर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा शेयर मार्केट के एड में होता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही रिस्की है, इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको ये हर एड में देना और इसका साइज मिनिमम 10 होना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है एसएमएस या मैसेज के थ्रू मोबाइल पर आता है। अब देखिएगा मोबाइल पर अगर एसएमएस के थ्रू मैसेज आए तो उसके अंदर आप बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकते। स्टॉक ब्रोकर का नाम भी कई बार आप हाइड कर जाते हैं, आईडी हाइड कर जाते हैं। तो इन चीजों को फुल्ली इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज के साथ आपको वेबसाइट का हाइपरलिंक देना होगा, जहां पर क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड ले सके। एडवर्टीजमेंट मटेरियल शेल नॉट कंटेन, क्या चीज नहीं होनी चाहिए? एनीथिंग विच इज अदरवाइज प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिकेशन, कोई भी ऐसी चीज जो शेयर मार्केट से प्रोहिबिटेड है बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए, उसे आप अपने एडवर्टीजमेंट में पब्लिश नहीं करेंगे। स्टेटमेंट विच आर फॉल्स मिसलीडिंग, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे जो इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करे और इन्वेस्टर उस स्टेटमेंट को देख के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ईगर हो। एनी स्टेटमेंट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं देंगे जो एक्सप्लॉइटेशन करे। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करे। कोई भी प्रॉमिस या गारंटी आप एश्योर्ड रिटर्न का अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं देंगे। किसी भी सेलिब्रिटी को आप अपने एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि देखिएगा सेलिब्रिटी का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है और फैंस जो बहुत से होते हैं उन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर उनका रोल मॉडल किसी एड को कर रहा है तो वो प्रोडक्ट जो होगा बिल्कुल ठीक होगा और इस ट्रस्ट पे वो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। जबकि शेयर मार्केट में लगाया जाने वाला पैसा बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, वो बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी को एड में नहीं लिया जाता।
In the event of suspension of any stockbroker by the exchange, the stockbroker so suspended shall not issue any advertisement. अगर किसी फर्म को सस्पेंड कर दिया तो वो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं देगा। नाउ द टॉपिक इज यूनिक क्लाइंट कोड। देखिएगा, आप सबके पास आधार कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से क्या है, हमारे एक नंबर है, यूनिक नंबर है, जो पूरे इंडिया में हमें ही मिले। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में ये नंबर सिर्फ हमारे पास ही है। ये किसी के साथ रिपीट नहीं होता, किसी के साथ मैच नहीं होता। अब ये आधार कार्ड हमारी आइडेंटिटी है, जिससे हमारी सारी डिटेल, बैंक डिटेल, इनकम टैक्स डिटेल, सब कुछ पता लग जाता है। सेम एक यूनिक क्लाइंट कोड होता है, इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस। ये हमारे ट्रेडिंग प्रोसेस के बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इट एंश्योर दैट एवरी क्लाइंट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर ट्रेसेबल। मतलब ये कोड जो है एक तरीके से हर एक क्लाइंट के लिए यूनिक होता है और उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है। इस कोड का यूज करके हम लोग शेयर मार्केट को बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। बाय यूजिंग यूनिक क्लाइंट कोड, SEBI and stock exchange can monitor and regulate market activity more effectively. Contract note। देखिएगा, जब भी हम कोई डील करते हैं तो नेचुरली शेयर मार्केट की तरफ से हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपने इतने शेयर्स खरीद लिए, इस रेट पर खरीदे, इस टाइम पर खरीदे और ये आपकी ट्रेड आईडी है। ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। हम सपोज करते हैं रमेश एक क्लाइंट है XYZ सिक्योरिटी के, उन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं ABC कंपनी के और ये जो है मंडे में लिए गए। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होगा यहाँ पर रमेश को रिसीव कर दिया जाएगा। उसमें ब्रोकर की डिटेल होगी, XYZ सिक्योरिटी के बारे में पूरी डिटेल होगी और XYZ का SEBI का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। यहाँ पर ट्रेड डिटेल में आपका ऑर्डर नंबर होगा, ट्रेड नंबर होगा, ऑर्डर की टाइमिंग होगी, ट्रेड की टाइमिंग होगी, सिक्योरिटी का नेम होगा कि आप ABC कंपनी की खरीद रहे हैं, टोटल 100 शेयर्स खरीद रहे हैं, आपने किस रेट पर खरीदा, आपने ब्रोकेज कितनी दी है, आपका सेटलमेंट नंबर ये, मतलब एक तरीके से शेयर की पूरी जन्म पत्री होगी। रमेश रिसीव दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स। देखिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिसीव होने का जो मैक्सिमम टाइम है दैट इज 24 आवर्स, कंफर्मिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल, और इसके अंदर आपकी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल होती है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टर। देखिएगा, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना, बिकॉज इट वेरीफाइज द ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन देयर बिहाफ। क्योंकि क्लाइंट के बिहाफ पर जो शेयर मार्केट में ब्रोकर्स ने ट्रेड किया है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नोट से ही पता लगता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट का पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट कंफर्म द डिटेल ऑफ ट्रेड। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है हमारे ट्रेड की पूरी डिटेल्स को कंफर्म करते हैं, चाहे वो बाइंग है, सेलिंग सिक्योरिटीज है, एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट। जितनी भी शेयर जो है क्लाइंट्स के बिहाफ पर किए गए हैं उन सबको ये कंफर्म करता है। इसमें कंटेक्ट होते हैं, ब्रोकर की पूरी डिटेल होती है, ट्रेड की डिटेल होती है, लीगल रिक्वायरमेंट। क्या आपको पता है जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उन सब का कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक फॉर्मेट फिक्स है। मतलब कोई भी ब्रोकर जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट का फॉर्मेट अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। अकॉर्डिंग टू सेबी द कॉन्ट्रैक्ट नोट मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सेबी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नोट एक फिक्स फॉर्मेट में साइन बाय द ट्रेडिंग मेंबर, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं उनके उस पर साइन होनी चाहिए या किसी ऑथराइज सिग्नेटरी की साइन होनी चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है 24 घंटे के अंदर क्लाइंट को इशू कर दिया जाना चाहिए। पे आउट डे, ये ध्यान से समझिए, ये हमारी शेयर मार्केट है। इसके अंदर जब भी कोई चीज जाती है, चाहे वो मनी जाए या शेयर जाए, उसे हम लोग कहते हैं पे। लेकिन अगर ये ही शेयर मार्केट से बाहर आते हैं, चाहे वो कैश आए या सिक्योरिटीज आए, उसे हम कहते हैं पे आउट। मतलब अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मैं अपने शेयर पहले शेयर मार्केट को दूंगा, इसे कहते हैं पेइंग, और फिर मेरे पास जब कैश आएगा तो इसे कहते हैं पे आउट। पे आउट डेट रेफर्स टू द स्पेसिफिक डेट व्हेन द सिक्योरिटीज एंड फंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट। पे आउट डेट वो होती है जब आपके सिक्योरिटीज और फंड को फाइनली एग्जीक्यूट कर देते हैं एंड आर सेटल्ड बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। और ये स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच का सेटलमेंट डे भी होता है। ब्रोकरेज, देखिएगा, ब्रोकरेज हमारी वो फीस होती है जो ट्रेडिंग मेंबर चार्ज करते हैं। ट्रेडिंग मेंबर जो है अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। आप घर बैठे शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर आपके बिहाफ पर कंपनीज ढूंढता है, आपके पसंदीदा शेयर्स आपको खरीदवा के देते हैं। ये सब काम ट्रेडिंग मेंबर करता है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ब्रोकरेज, कुछ तो कमीशन बनता है। यहाँ पर मैक्सिमम ब्रोकरेज जो है कोई भी शेयर मार्केट के अंदर फर्म जो है 2.5% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। हम सपोज करते हैं कि एग्जांपल 10,000 शेयर है, 50 रुपए एक शेयर है, तो टोटल डील हुई है 5 लाख रुपए की। इस पर ब्रोकरेज मैक्सिमम 2.5%, तो 12,500 रुपए का मैक्सिमम ब्रोकरेज जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कंपनी एक अच्छे क्लाइंट्स के लिए रेशो कम कर दे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इन्वेस्टर सर्विस सेल एंड आर्बिट्रेशन। देखिएगा, इन्वेस्टर सर्विस सेल क्या होते हैं, ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले होता है इनका।
ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए एक सर्विस सेल बनाया गया है। यहाँ पर जो है कोई भी इन्वेस्टर जिसके साथ कोई भी चीट हुआ है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सचेंज, ISC मैनेज कंप्लेन अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर कंपनीज रिगार्डिंग क्लेम और डिस्प्यूट। यहाँ पर कोई भी जो कंप्लेन है हम किसी ट्रेडिंग मेंबर या कंपनी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसेस, देखिएगा एक इन्वेस्टर ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में केस कराया कि उसके साथ चीट हुआ है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि कोर्ट में जो केस हुआ है अब उसी का ही हम प्रोसेस को फॉलो करें। बट दूसरा ये होता है कि हम कोर्ट से बाहर आउटसाइड रेगुलर कोर्ट जो है एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट को कोर्ट से बाहर सेटल किया जाता है। हालांकि ये एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है एंड स्पेशली रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज बाय लॉज, और ये एक्सचेंज बाय लॉज के थ्रू भी रेगुलेटेड होता है। यहाँ पर जितने भी हमारे क्लाइंट्स के डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं कोशिश की जाती है कि कोर्ट के बाहर ही हमारे सेटल कर दिए जाए। सो हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई है। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिएगा इनको आप घर पर अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। हम आज के स्टूडेंट हैं, आज के स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ना जानते हैं और 100% मार्क्स लाना भी जानते हैं। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।